पाकिस्तान के डॉक्टरों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, उस निजाम के ऊपर जिस पे वो 30 साल हुक्मरानी करते रहे, उनको एतमाद नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने जितने अस्पताल बनाए हैं, बशमूल अपने इत्तेफाक हॉस्पिटल के, उनका अपना ही एतबार नहीं है उन अस्पतालों पे। तो आप किसी भी हॉस्पिटल से, प्राइवेट से, किसी भी फिजिशियन से, डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं, हम आपके लिए जो है वो इलाज मुहैया करने को तैयार है। उनकी बेल है सुप्रीम कोर्ट में, वो चाहते हैं एक हाइप रहे, उनकी पार्टी का एक सेगमेंट नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर सियासत करना चाह रहा है, तो वो तो फिर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। शहबाज शरीफ साहब तो को या नवाज शरीफ जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इलाज की सहूलतें नहीं है, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि वो किस पे तनकीद कर रहे हैं। इस वक्त एक फरारी कैंप जो खुला हुआ है लंदन में, जो यहाँ से जाता है वो वहाँ पे चला जाता है, वो वापस ही नहीं आता। सियासत खेलनी है, वो PMLN की अपनी चॉइस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टू द पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के मेजबान मंसूर अली खान साहब आज छुट्टी पर हैं, इसलिए मैं आज प्रोग्राम होस्ट करूंगा। नाज़रीन, आपने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बात सुनी। उनका कहना है कि नवाज शरीफ अपनी बीमारी का इलाज पाकिस्तान में करवाना ही नहीं चाहते। इसके अलावा आज ये खबर भी तमाम अखबारों में मौजूद है कि नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत की तरफ से इलाज के लिए लिखे गए खत का जवाब दे दिया है और कहा है कि वो जमानत से पहले किसी अस्पताल नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है और अब मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट उनकी अपील की समाअत कर रही है। क्या उनको जमानत मिल जाएगी? इस हवाले से भी आज के शो में कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब के इलाज से इनकार पर यह कहा जा रहा है कि इलाज के नाम पर सियासत की जा रही है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया था कि वो जेल में नवाज शरीफ साहब से हफ्ते के रोज मुलाकात करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। इस पर वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल साहब ने जवाबी ट्वीट किया और कहा कि आप सियासत नहीं तो और क्या कर रही हैं? हफ्ते के रोज जेल बंद होती है, आपने जेल को मजाक बना रखा है। नाज़रीन, आज के शो में नवाज शरीफ साहब के इलाज और दरखास्त जमानत पर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट का एक सर्वे आया है, ताजा सर्वे है जिसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले 100 दिनों की कारकर्दगी पर आवाम की राय ली गई है। इस सर्वे के मुताबिक 57% लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया है। सर्वे में 39% शहरियों ने महंगाई, 18% ने गुर्बत और 15% ने बेरोजगारी को मुल्क का सबसे अहम मसला करार दिया। इस सर्वे पर भी बात करेंगे और आपसे शेयर करेंगे कि 2013 में नवाज हुकूमत के 100 दिनों की कारकर्दगी सर्वे क्या था। आज के शो में हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब, मुस्लिम लीग नून से खेलदास साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नादिर गबोल साहब और कानूनी माहिर असद अब्बास एडवोकेट साहब। यहां लेते एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मेहमानों से बात करेंगे। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले मैं बात करूंगा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास साहब से। खेलदास साहब, क्या मामला है? मामला तो एक है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत का, लेकिन लगता यूं ही है कि दोनों जानिब से, नून लीग की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी इस पर सियासत हो रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब अपना इलाज इस मुल्क में नहीं करवाना चाहते? देखें, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि नून लीग इस पे कोई सियासत नहीं कर रही है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है बीमारी का नवाज शरीफ साहब का। तो जो जिस तरह उस हुकूमत ने इस बीमारी को मजाक बनाया, जिस तरह आपने देखा माजी में उसने बेगम कलसुम नवाज की बीमारी पे मजाक किया था, फिर वो कितने शर्मिंदा खुद हुए थे, और फिर जिस तरह उनके ट्वीट भी आ रहे थे हुकूमत के लोगों के जो इस वक्त हुकूमत में उस वक्त तो नहीं थे। मगर बात यह है कि देखें, जब नवाज शरीफ साहब एक आम कैदी नहीं है, ये कहते हैं कि 80,000 कैदी और भी हैं, उनका इलाज भी होना चाहिए। भाई, सबका इलाज होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को सर्विस अस्पताल में क्यों ले जाया गया? जब उसको हार्ट का प्रॉब्लम था, वहाँ पे हार्ट का वार्ड नहीं था, उसका वहाँ पे इलाज मुमकिन नहीं था। फिर जब वहाँ पे रखा गया तो उनको ये कहा गया डॉक्टरों की तरफ से कि हमें ये नहीं कहा गया कि आप इलाज करें, हमें सिर्फ ये मैंडेट दिया गया कि आप देखें इनको कौन सा मर्ज है।
ये उनको जब पता भी था कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है तो क्या इंक्वायरी वो कर रहे थे। जब इंक्वायरी हो गई फिर उसके बाद जिना में लेके गए, वहाँ पे भी वो हार्ट के वार्ड में नहीं रखा गया, रूम में नहीं रखा गया, वहाँ पे भी इलाज शुरू नहीं किया गया, वहाँ पे भी डॉक्टरों ने यही कहा। तो इस तरह जब एक शख्स की तज़दीक की गई तो वो उन्होंने फैसला किया कि मैं जेल में जाना बेहतर समझता हूँ, मैं अपना जो अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ, जो भी मेरी सेहत होगी, जो भी मंजूर होगा मैं कबूल करूँगा, मैं इस तरह तज़दीक नहीं करूँगा। तो ये मजाक साहब अब तो ऑफर ये आ चुकी है कि पाकिस्तान में जहां भी वो इलाज करवाना चाहते हैं वो इलाज पाकिस्तान में कोई मसीहा नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है जो नवाज शरीफ साहब का इलाज कर सके। इलाज कराओगे तो इलाज होगा ना। नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल मुस्तरद कर दिया कि मैं इलाज नहीं करवाना चाह रहा। नहीं, वो तब उन्होंने कहा है जब 3 दफ़ा उनको जो उनके बोर्ड बने, बोर्डों के जो आप देख लें उनकी सजेशन क्या आई, फिर हुकूमत ने नहीं किया तो फिर अब उन्होंने फैसला ये किया है। एक शख्स की आपको तज़दीक करोगे, एक शख्स की आप तौहीन करोगे, कि जज्बात की तौहीन करोगे तो वो ज़ाहिर है उसके पास और कोई चारा नहीं है उसके अलावा, तो यही करेगा। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब को ये जो अजियत दे रहे हैं, जिस तरह ये, मैं तो उसको कहूँगा कि एक ज़हनी तशद्दुद कर रहे हैं एक पेशेंट के साथ, क्योंकि इस मुल्क में मसीहा मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है। अगर पहले दिन से ये इलाज करते तो ये नौबत नहीं आती। हुकूमत संजीदा नहीं है, हुकूमत जिस तरह मजाक कर रही है तो ये, और मैं समझता हूँ कि ये उनकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, ये हुकूमत पंजाब की और इनकी जिम्मेवारी है। और ये किस तरह के बयानात दे रहे हैं, किस तरह के फवाद चौधरी और ये अब एक दूसरा गया, अब शहबाज ये आ गया है गिल साहब, जो जिस तरह आप उसके बयानात बता रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इनको मजाक छोड़ना चाहिए। ठीक है, आपके ख्याल में हुकूमत नवाज शरीफ साहब से उनकी बीमारी से मजाक करना चाह रही है और मजाक कर भी रही है। नदीम कुरैशी साहब से बात कर लेते हैं। नदीम साहब, क्या मामला है? आप पर इल्जामात लग रहे हैं कि आप नवाज शरीफ साहब की बीमारी को लेकर इतना संजीदा नहीं है। कहीं आपको नहीं लगता कि आप बेगम कुलसूम नवाज वाली गलती करने जा रहे हैं, जिसमें उनकी बीमारी को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने मजाक कहा था, सियासी बीमारी कहा था? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, मैं समझता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुदा न खास्ता इस पर कोई सियासत कर रही है, वो सरीहन कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर जो मैं ज़ाती तौर पर बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर के समझता हूँ कि पाकिस्तान की जेल में जो बाकी कैदी हैं, अगर हम उनको भी ये सारी सहूलियात फराहम करें तो क्या ये मुमकिन होगा? मियां नवाज शरीफ के मामले में हुकूमत ने यकीनन एक गैर मकबूल फैसला किया। जब आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कोर्ट से एक शख्स को सजा हुई, उनका एक प्रोसेस मुकम्मल हुआ, उन्होंने खुद GIT बनवाई, उन्होंने सारे मामलात को खुद चुना, और उसके बाद जब उन्हें कोर्ट से सजा हुई और फिर वो उस सजा के खिलाफ अपील में जाते हैं हेल्थ ग्राउंड पे और कोर्ट वो उनकी अपील खारिज कर देती है, उसके बाद देखिए हुकूमत ने बड़ा अच्छा रवैया इख्तियार किया। हुकूमत ने कोशिश की, 3 बार मुख्तलिफ जगहों पर हॉस्पिटल्स में इनको लेकर जाया गया। इमरान खान साहब ने तो एक बात की बुनियाद रखी कि पाकिस्तान में इंसाफ अब सबके लिए होगा, इंसाफ ना सिर्फ अशराफिया के लिए होगा, आम शख्स के लिए भी होगा। लेकिन इस बात से बचने के लिए कि अपोजिशन ये ना कहे कि हुकूमत कोई इंतकामी सियासत कर रही है, जानबूझकर मियां नवाज शरीफ साहब को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जैसे अभी खेलदार साहब ने फरमाया कि जो उन पर ज़हनी तशद्दुद किया जा रहा है। मैं इन दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि खुदा के लिए पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। हमें मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हमदर्दी है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जाती रंजिश किसी के साथ नहीं है। अगले रोज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बड़े वाजे कहा कि मेरी कोई जाती रंजिश नवाज शरीफ के साथ नहीं है, और ना ही ये केसेस PTI की गवर्नमेंट में शुरू हुए। देखिए मसला ये है कि जो इल्जाम आप पे ये लग रहा है कि आप नवाज शरीफ साहब की बीमारी का मजाक बना रहे हैं, आप उनको सर्विस अस्पताल ले गए जहां पर दिल का इलाज नहीं होता, आप जना अस्पताल ले गए, कभी इधर कभी उधर। इल्जाम आप पर यह है कि आप बातें तो कर रहे हैं, आपने आप पिछले 3 माह में देख लें कि डॉक्टर अदनान साहब जो मियां नवाज शरीफ के जाती मौलज हैं, उन्होंने कितने विजिट्स किए और कैसे तशखीस होगी नवाज शरीफ साहब की बीमारी की, किसी भी शख्स की बीमारी के बारे में आप या मैं तो तशखीस नहीं कर सकते, डॉक्टर ने तशखीस करनी है। जब वो तुमको 3 बार अपॉर्चुनिटी मिली, अब वो मैं समझता हूं वो वाकई चूंकि 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको खुद भी इस पर सब्र करना चाहिए। पाकिस्तान की बाकी अवाम से बदरजा अतर, उनको बदरजा बेहतर उनको सहूलियात गवर्नमेंट फराहम करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान साहब ने बाकायदा ट्वीट किया, हमें उनकी सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा तशवीश है, लेकिन
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को और बिलखुसूस मरियम साहबा को अब इस सारे खेल पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ये अब अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बात कह रहा हूं। जिस जगह पाकिस्तान का आम शहरी जो आज सर्कस का मंजर बना हुआ है, हमें 6 माह हो गए हैं, जिस शोबे को छेड़ते हैं वहां लगता है जैसे कोई सर्कस है। कोई इंस्टीट्यूट आपके 6 माह पे देखिए, आपके 6 माह पे कुछ सर्वे भी आए हैं, हम उस पर बात करेंगे। इमरान साहब 6 माह में अंदाजा हो गया कि क्या हालात है। आज पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूट को आप इंस्टीट्यूट नहीं कह सकते। जो लोग बैठे होते हैं, अगर आज मंसूर खान साहब होते हैं, अगर आपको आज अंदाजा हो रहा है, आज मंसूर अली खान साहब होते हैं, दावे किए गए थे, मैं पहले जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, आपको लगता है कि आपका एस्टिमेट थोड़ा सा खराब था फिर, क्योंकि जिसको आप चीज को हाथ लगा रहे हैं, आपने तो कहा था ना कि 200 अरब डॉलर जो है वो ऐसे आ जाएंगे, 200 ममालिक जो है वो ऐसे पैसे भेज देंगे, तो कुछ वर्किंग आपकी भी थोड़ी सी कम थी। इमरान साहब, लोगों को एतमाद दिलवाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जिस मुल्क के हुक्मरान अपनी सरमायाकारी बाहर करें, जिस मुल्क के हुक्मरान ना इस मुल्क के मुआशी सिस्टम पर ट्रस्ट करें, ना इसके हेल्थ सिस्टम पर ट्रस्ट करें, ना इसके एजुकेशनल सिस्टम पर ट्रस्ट करें, सिर्फ इसको हुक्मरानी के लिए एंजॉय करें, तो फिर आप गैर मुल्क के लोगों को तरकीब नहीं दे सकते। मैं असद साहब की जानिब आऊंगा। असद साहब, आपको क्या लगता है, कानूनी मामला कानूनी ग्राउंड्स पर लड़ा जाना चाहिए था, लेकिन जो जमानत में दरखास्त की गई है कि सेहत ठीक नहीं है, इलाज करवाना है, तो आपको क्या लगता है कितने चांसेस हैं मंगल को हेयरिंग होने जा रही है? देखें, चांसेस इसके अंदर, क्योंकि ये आप जब जाते हैं बेल का, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है नैप ऑर्डिनेंस के अंदर, तो आप एक रिट पिटिशन में जाते हैं, आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी प्रोविजन के तहत आप बेल अप्लाई करते हैं, हाई कोर्ट में भी, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं तो 184(3) के तहत जाते हैं, तो उसके अंदर बड़ा कम स्कोप होता है। वैसे ही मेडिकल ग्राउंड पे जो है केस बना के ले जाया गया है, तो उस वजह से देखा यह जाता है कि अब इन्हें साबित कोर्ट के सामने ये करना है कि इनका केस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस का है, या फिर इनका केस जो है वो एक्सट्रीम हार्डशिप का है, तब जाके इनको रिलीफ के कुछ चांसेस नजर आएंगे। अदरवाइज जो है मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बेल्स कम होती हैं, और ये देखना पड़ता है कोर्ट को कि जो पहली प्रोविजंस हैं वो क्या उनको कहती हैं। अब आपका जो सवाल है कि आया उनको इस ग्राउंड पे, मेडिकल ग्राउंड पे ही क्यों लेके जाया गया और उनको मेरिट के ऊपर क्यों नहीं लेके जाया गया, तो मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा कि इससे पहले जो एक केस हुआ था, जो आपको एवन फील्ड रेफरेंस का आपको याद होगा, जिसके अंदर इनको बेल मिली थी और सुप्रीम कोर्ट तक वो अपहेल्ड हुई थी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम बेल कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कुछ प्रिंसिपल ले डाउन कर दी कि आइंदा के बाद अगर बेल ग्रांट करनी है या सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर करनी है, यानी आपने जो सेंटेंस मिला है नैब कोर्ट की तरफ से उसको आपने सस्पेंड करना है, तो उनकी 1, 2, 3, 4, 5 ये शराइत होनी चाहिए थी। तो गालिबन जो लीगल टीम थी उनको स्कोप नजर नहीं आया। और मैं ये भी आपके नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि पहले एक बेल पिटिशन मेरिट के ऊपर फाइल की गई थी और उसको फिर विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि मेडिकल कंडीशन इस तरह की हो गई, जो उनकी लीगल टीम ने उन्हें मशवरा दिया कि आप हमें मेडिकल ग्राउंड पे जाना चाहिए, तो इस वजह से शायद उन्होंने मेरिट की बजाय और अपने मेडिकल ग्राउंड पे लेके गए। लेकिन अगर ये नहीं एक्सेप्ट होती तो इनका मेरिट का केस अभी भी बाकी है, यानी अगर नहीं आते दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर के सामने मेरिट के ऊपर फिर एक पिटिशन फाइल की जा सकती है। मेरिट के ऊपर एक पिटिशन और दायर हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस तमाम मामले को लेके क्या मौका, क्या रद्द-ए-अमल है, उस पर भी बात करेंगे। नादिर गबोल साहब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नादिर गबोल साहब, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आटी क्या समझती है कि नवाज शरीफ साहब की हालत क्या वाकई इतनी खराब है, उनको इलाज के लिए बाहर के मुल्क भेज देना चाहिए, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई ये समझती है कि हुकूमत नवाज शरीफ साहब की बीमारी को लेकर इतनी संजीदा नहीं है? देखें जी, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस काफ़ी वाज़े है, और अगर वाज़े नहीं भी था तो जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद गए उनसे मिलने, उसके बाद तो कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए कि हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब को ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। सियासी हमारे इख्तिलाफ़ात अभी तक हैं, अभी भी हमारी इशूज़ हैं सियासी तौर पर, मगर क्योंकि मियाँ साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और एक इंसान है, सबसे बढ़कर सबसे पहले वो एक इंसान है, और एक ऐसे इंसान है जिनके पीछे एक काफ़ी सारी अवाम है, लाखों लोग उनके चाहने वाले हैं, लाखों उनके सपोर्टर्स हैं, तो उनको भी तकलीफ हो रही है इस वजह से। तो हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से भी, कोर्ट से भी, कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड एंड इन द लार्जेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट उनको इजाज़त दी जाए कि जहाँ भी वो मुतमईन हो दिली तौर पे, वो और उनकी फैमिली, उनका पूरा हक है जहाँ पे वो सेटिस्फाइड हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाए उनसे कि भाई आप सिविल अस्पताल से कराएं या जिना अस्पताल से कराएं। यहाँ तक कि तो खुर्शीद शाह साहब जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने तो उनको ऑफर भी किया कि आप सिंध में आप आएँ, NICVD स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हम लोग आवाम को दे रहे हैं इस तरह के इशू
इश्यूज़, कार्डियक और एंजाइना के इश्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ से आके इलाज कराएं। मगर हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं, बाकी उनकी मर्जी है, उनका हक है। उनको अगर इंग्लैंड में उनका कोई पुराना फैमिली डॉक्टर है, इंग्लैंड पहले भी रहे हैं, जिला वतनी में भी रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है वो ज़्यादा मुतमईन हो। क्योंकि देखिए आधी चीज़ें होती हैं मेडिकल चीज़ें, आधी जहनी सुकून भी होता है ना, जहनी सुकून भी कुछ होता है, आपके दिमाग से ये चीज़ें कंट्रोल होती है। आप एक शख्स को इतना जहनी तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं, अभी तक उनसे सियासी इंतकाम ले रहे हैं, तो आधा तो आप इंसान को उधर ही मार देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लगता है, मुझे इल्जाम लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर कि इतने साल गवर्नमेंट कर ली, एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जिसमें ये खुद या इनके बच्चे इलाज करवा सकें, तो क्या ये फिर जो इल्जाम है वो दुरुस्त है आपके ख्याल में? देखें जी, मैंने अभी आपको यही फरमा रहा था कि NICVD सिंध के अंदर बनाया गया है, कराची में भी है, सखर में भी है, और भी इसके सैटेलाइट स्टेशन बनाए हैं। बहुत बेहतरीन यहाँ से इलाज हो सकता है। यहाँ तक कि मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे गए हैं और उन्होंने इलाज करवाया और माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका इलाज हुआ और अभी बिल्कुल सेहतयाब हो गए। तो मियाँ साहब बिल्कुल यहाँ पे आएँ, देखिए अगर यहाँ पे इनको समझ में आता है यहाँ से करवाएं। मगर अगेन उनकी अपनी मर्जी है, आप एक शख्स को, एक मरीज़ को कैसे फोर्स कर सकते हो कि भाई आप यहाँ से कराओ या वहाँ से कराओ, उनकी मर्जी है। अगर वो पहले उनका एक्सपीरियंस रहा है किसी तो नादिर साहब, आपने अभी जो जिक्र किया बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से, आया मुलाकात तो जेल में हुई, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खुफिया तहरीक की तरफ एक इशारा हो सकता है। क्या ये वाकई इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक मुलाकात थी या एक खुफिया तहरीक भी प्लान हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? देखें जी, अगर तो ये मुलाकात दुबई में या इंग्लैंड में होती तो आप कह सकते थे कि ये खुफिया है, मगर आपको पता है पाकिस्तान में दीवारों के भी कान होते हैं। यहाँ पे फरिश्ते हर जगह बैठे होते हैं, माइक्रोफोन भी लगाए हुए होते हैं इन्होंने, और वैसे भी इनके पास तो और तरीके हैं। तो खुफिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये प्योरली एक उनकी सेहत पूछने के लिए गए थे बिलावल साहब। कोई तहरीक की तरफ कोई इशारा नहीं था, एक सॉलिडारिटी का मूव था कि जी इंसानी तौर पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। और जहाँ तक बात है तहरीक की बात है, वो तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को हमने थ्रेटन किया हुआ है या वार्निंग दी हुई है हमने, एक क्लियर वार्निंग कि अगर पाकिस्तान को आप जिस तरफ ले जा रहे हो, जिस रुख पे आप ले जा रहे हो इकोनॉमिक टर्मोइल की तरफ, आवाम को आप परेशान कर रहे हो, आवाम को आप ख़ुदकुशी करने पे मजबूर कर रहे हो, उसके ख़िलाफ़ हम लोग बिल्कुल सियासी तहरीक चलाएंगे इंशाल्लाह तमाम अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर, ना सिर्फ नून लीग के साथ बल्कि मौलाना साहब भी हैं। और हमें उम्मीद है कि जो इनके कुछ इत्तेहादी हैं जैसे BNP मैंगल, ये भी देखेंगे कि जी ये बलूचिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, बलूचिस्तान के हालात शायद पहले से भी बदतर हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट को चैलेंज करने के लिए सारी पार्टी से अच्छा आगे बढ़ूंगा। खेलदा साहब, आप ये बताइए, अगर बेल मुस्तरद हो जाती है, जो कि पहले भी एक दफ़ा हो चुकी है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, तो फिर आपके पास क्या प्लान है? फिर उनका इलाज किस तरह से हो पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में इलाज करवाने से तो वो पहले ही इनकार कर चुके हैं, तो फिर काफी अगर उनकी सीरियस कंडीशन है तो इलाज के लिए क्या इंतजाम है आपके पास फिर? इमरान साहब, मैं उस पर भी बात करता हूँ। पहले मैं जो हमारे बैठे में PTI के दोस्त नदीम साहब, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ अब खामोश हो जाए और मरियम नवाज़ सियासत ना करे। देखो, मरियम नवाज़ साहिबा ने जिस तरह पार्टी का और नवाज शरीफ साहब का जिस तरह उसने इस्तेकाम के साथ उसके साथ खड़ी है, और जिस तरह वो जेल में भी खुद आई चल के, ये तारीख है कि बेटी अपने बाप के साथ आती है और जेल जाती है, और उसके बाद उसकी वालदा का इंतकाल हो गया, उसकी वो तीमारदारी न कर सकी अपनी वालदा की, जिससे उसकी बड़ी अटैचमेंट थी, उसको उन हालात को उसने फेस किया। आज उसका वालिद जेल में बीमार है, जिस तरह उसकी तज़ीक हो रही है, जिस तरह वो बहादुरी के साथ मरियम नवाज़ साहिबा डट के मुकाबला हुकूमत के वक्त के हुक्मरानों का कर रही, मैं मरियम नवाज़ साहिबा को सलाम भी पेश करता हूँ। और मरियम नवाज़ साहिबा कभी भी अपनी सियासत ख़त्म नहीं करेगी। इनके ये यही चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को रास्ते से हटाया जाए, मरियम नवाज़ साहिबा को रास्ते से हटाया जाए। मगर मरियम नवाज़ साहिबा अकेली नहीं है, उसके करोड़ों भाई यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, नवाज शरीफ के फॉलोअर उनके साथ है। तो ये उसका हक है, कोई भी अगर पॉलिटिक्स करे तो हक है, मगर उसने इस बीमारी पे वो अपने कारकुनों को, अपने मियाँ साहब के वर्करों को आगाही देती है। तो ये उनकी हम जो डिमांड भी करते हैं उनसे, हमें कौन बताएगा कि ये जो जबर में रख के बैठे हुए हैं जिस तरह ये कर रहे हैं, तो ये मरियम नवाज साहबा हमारे लिए हमें वो बताती है, तो उसमें इनको एतराज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने बेल की तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि वक्त से पहले होगा कि मैं कमेंट करूँ। उनकी गुफ्तगू से तो यही लग रहा है कि आप बहुत जुल्म कर रहे हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, बेटी जा रही है अपने बाप से मिलने के लिए और कल तो उनको मिलने भी नहीं दिया गया, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इमरान साहब, खेलदार साहब से मैं अर्ज करूंगा, जबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत से कोई इशू है, ना मरियम नवाज साहब की सियासत से कोई इशू है। मैंने अर्ज ये की थी
कि मरियम नवाज साहबा को मियां नवाज शरीफ साहब की हेल्थ पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं इनको अर्ज करना चाहता हूं ये फॉलो करे मियां साहब को। और मैं एक आपको और बात बता दूं, ये बहुत कम कफारा है। 20 करोड़ लोगों को कस्मा पुरसी की हालत में पहुंचा देना, 40 साल इक़्तिदार में रहकर पाकिस्तान में किसी इदारे को स्ट्रेंथन ना होने देना, पाकिस्तान में सर्टिफाइड फैमिली पॉलिटिक्स को राइज करना, ये इन हुक्मरानों के लिए, मैंने पहले अर्ज की कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ किसी की ज्यादती रंजिश नहीं है। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, लेकिन हुजूर जब आप 20 करोड़ लोगों के जज्बात से खेलेंगे, आप 3-3 दहाइयां इक़्तिदार में रहेंगे और 3-3 दहाइयों में आप किसी एक इदारे को ना बनने देंगे, पाकिस्तानी अवाम को इस हद तक कस्मा पुरसी की हालत में छोड़ देंगे कि उनका कोई पुरसान हाल ना हो, ये बहुत कम कफारा है। जो लोग इक़्तिदार में रहते हैं उन पर जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती हैं। ये मजलूमियत के किस्से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हर दौर में, मैं तो पिछले 10 साल से देख रहा था, अभी आपने फरमाया कि बिलावल भुट्टो साहब मियां नवाज शरीफ साहब के पास गए, यकीन करें पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के नौजवान बिलावल भुट्टो साहब को फॉरेन क्वालिफाइड एक ऐसा नौजवान समझते थे कि जो बेनजीर भुट्टो का बेटा है और वो शायद डेमोक्रेसी के लिए अपनी मां की तरह, अपने नाना की तरह जद्दोजहद करे। लेकिन बिलावल भुट्टो ने कौम को मायूस किया। आज उन्होंने नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात की है वो जमहूरियत के लिए नहीं की, मियां नवाज शरीफ साहब की हिमायत भी नहीं की, वो उन तमाम करप्शन केसेस से बचने के लिए की है जो इन दोनों जमातों के सरबराहान पे चल रहे हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो इन दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ शुरू किए। तो मैं समझता हूं पाकिस्तानी कौम बड़ी वेल अवेयर है, चीजें आगे बढ़ रही हैं। और आज मरियम नवाज साहबा या PMLN जो कुछ कर रही हैं, ये अवाम में से अपनी मोहब्बतें, अपना वो अखलाकी जवाब जो इनके पास था वो खत्म होता जा रहा है। क्या वजह है कि एक शख्स को हुकूमत ऑफर कर रही है, तमाम तरह प्रेशर के बावजूद ऑफर कर रही है। मैं समझता हूं जो कानून किसी गरीब शख्स के लिए है, मेरे लिए भी वो कानून हो, भले मैं 6 बार बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात की कि जो कानून किसी गरीब के लिए है वो बड़े शख्स के लिए भी होना चाहिए। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कुछ कानूनी मामलों पर भी बात होगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तो नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक। मंगल को सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, इस अहम केस की समाअत होगी, जमानत की दरखास्त की गई है। असद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा, क्या लगता है आपको जब कानूनी दलाइल जो हैं वो कुछ कमजोर पड़ जाते हैं तो फिर मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत की दरखास्त की जाती है? और क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत हो जाए और बाहर जाने का मौका भी मिल जाए फिर इलाज के लिए? देखिए, अभी दो आपके जो क्वेश्चन है उसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि पहले उनको जमानत मिले और फिर वो आप बाहर भी जा सकें। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, उनकी जो प्रेयर है पिटिशन की, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ जमानत की बात की है। उसके बाद आया उन्हें इलाज के लिए अपने मुआलिज से मिलने बाहर जाने दिया जाएगा या नहीं, ये एक अलग पहलू है। तो लगता ये है कि जो अभी इस तरह की मिसालें मौजूद हैं जिसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भी तस्करा किया कि ये जब आर्ग्यू किया गया पिटिशनर की तरफ से, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, उनके लॉयर ने आर्ग्यू किया तो उन्होंने बेशुमार इस तरह के हवाला जात दिए जिनके अंदर बेल ग्रांट की गई थी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, जिसके अंदर एक परवेज इनायत नामी एक केस था, उसके अलावा खालिद नवीद नामी केस थे। इस तरह के बेशुमार नज़ीरें उन्होंने पेश की थी। लेकिन इसके बरक्स जो है वो नैब के लॉयर्स ने, उन्होंने भी उस तरह की नज़ीरें पेश की कि उनका केस जो है वो इस एक्सेप्शन में नहीं फॉल करता जिनकी ग्राउंड पे वो मांग रहे हैं, क्योंकि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो जेल के अंदर मुयस्सर है और आप खुद इनकारी हैं। तो देखना ये पड़ेगा दोनों साइड के ऊपर कि कोर्ट के अंदर अगर ये साबित किया जाए कि उनका केस अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में फॉल कर रहा है, अगर उनका केस जो है वो एक्सट्रीम हार्डशिप का है, जिसके लिए गालबन मुझे अपना जो एक लीगल एक्यूमेन है, मुझे लगता है कि अगर वो फ्रेश कोई अपनी रिपोर्ट पेश करें जिसके अंदर वो बताएं कि आया पहली रिपोर्ट्स में क्या चीज़ें थी जो मिसिंग हो गई। उनके डॉक्टर्स ने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, उनकी रिपोर्ट्स में आई हैं, लेकिन इसके बरक्स जो है वो हार्डशिप का केस अभी तक उनके लॉयर जो है वो साबित करने में किसी तरह कामयाब नहीं हुए। सही। अच्छा, ये तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक बात हो गई। कुछ गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। एक और बड़ा अहम मसला है, वो है पाकिस्तानी मईशत का। पाकिस्तानी मईशत वो मईशत है जो भी नई गवर्नमेंट आई है उसने कहा है कि बड़े मुश्किल हालात में हैं हम, और पिछली गवर्नमेंट करप्ट थी, चोर थी, सारी करप्शन वहां हुई, उससे पहले की गवर्नमेंट्स में भी यही कुछ होता रहा और यही दावे किए जाते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब से गवर्नमेंट आई है, IRI एक इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट है जिसने एक सर्वे जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि 57% पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। मैं गुफ्तगू का यहां पर
आगाज करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नादिर गबोल साहब से। नादिर साहब, आपको क्या लगता है, वाकई आवाम काफी सुखी हो गई है इन पहले ही 100 दिनों में इस गवर्नमेंट के, जो कि सर्वे भी हमारे सामने मौजूद है? और क्या आप समझते हैं कि महंगाई नहीं है, गुर्बत की शरह में इजाफा नहीं हुआ, बेरोजगारी में इजाफा नहीं हुआ और आवाम खुशहाल होने की तरफ जा रहे हैं अब? देखें जी, इस पे मैं एज एन अपोजिशन मेंबर क्या बोल सकता हूँ। हुकूमत खुद, असद उमर साहब खुद कह रहे हैं कि महंगाई तो और मज़ीद बढ़ेगी। मतलब आवाम के ज़ख्मों में खुद ही नमक और मिर्ची और प्याज खुद ही डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई अभी तो जो आपने देखा है वो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो शो बाकी है। आवाम को ये मजबूर कर रहे हैं कि ये एक तहरीक निकाले अवामी, जिस तरह फ्रांस में और दूसरे ममालिक में हमने देखा था कि हुकूमत को खुद ही जाके ये गले से पकड़े कि भाई हमने आपके साथ क्या गुनाह किया है, हमारा गुनाह क्या है हमारा कि आप हमें इस तरह से खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे हैं। आप गैस के प्राइसेस देखें, बिजली के प्राइसेस देखें, चावल के प्राइसेस देखें, शुगर के प्राइसेस देखें, फ्रूट, फल फ्रूट। ये तो मजाक हमारे साथ असद उमर साहब ने ये भी किया कि आप टमाटर खाना छोड़ दें। भाई क्यों टमाटर खाना छोड़ दें? पाकिस्तान की एग्रीकल्चर कंट्री है। आप इस तरह के डायरेक्शन में क्यों ले जा रहे हैं मुल्क को कि हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, हम अपने कपड़े बेचने पे मजबूर हो जाएंगे। मियाँ साहब से हमारे सियासी इख्तलाफात थे, जब इसाक डार भी इकोनॉमिक मिनिस्टर थे, हम उस वक्त भी तनकीद करते थे, मगर फिर भी आप कंपेयर अगर करें नंबर्स को तो डॉलर का प्राइसेस उस वक्त देखें और अभी देखें, मतलब सोच के बाहर। ओवरनाइट उन्होंने बढ़ने क्यों दिया? अगर उनके कोई फेल्ड पॉलिसीज थे, मैं उनके पॉलिसीज को डिफेंड नहीं करूंगा, मगर हर चीज का एक तरीका होता है। आप ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करते, अचानक से आपने ओवरनाइट 20% डिवैल्यू कर दिया हमारे करेंसीज को। जो बिजनेसमैन हमारे, मेरे इतने सारे दोस्त हैं टेक्सटाइल मिल ओनर्स, बिजनेस कम्युनिटी के लोग, कह रहे हैं भाई हमारे रॉ मटेरियल इंपोर्ट इतना महंगा हो गया हमारा कि हम कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमारा प्रोडक्शन बंद हो गया है, गैस महंगा हो गया, हमारे सारे मिल्स बंद हो गए। तो आप पर ही आ रहा है ना, आप पे आ रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि आज अगर मुल्क का इतना बुरा हाल है तो इन्हीं दो पार्टियों की वजह से है। देखें जी, असद उमर साहब वो शख्स हैं जो कि बड़े बड़े दावे वादे करते थे कि जी पेट्रोल का प्राइस 40 रुपए होना चाहिए। इन्होंने आते ही इसको 100 रुपए पे ले गए। क्यों किया? ये हमने तो नहीं किया ना, ये असद उमर नहीं किया। उसके अलावा डॉलर का, चलो अगर मैंने जिस तरह पहले फरमा रहा था मैं कि अगर डॉलर को डिवैल्यू करना ही था तो उसको ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप करते ताकि आवाम रेडी होती, बिजनेस कम्युनिटी रेडी होते, हमारे इंपोर्टर्स रेडी होते। आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ पे मोबाइल फोन पे आपने अचानक से इतने सारे टैक्सेस लगा दिए। मोबाइल फोन तो इंडस्ट्री बूस्ट करी थी, पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में मशहूर था कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल फोन और बूमिंग मोबाइल मार्केट पाकिस्तान के अंदर है। उसके साथ आपने क्या कर दिया? हर फोन के ऊपर आपने 20-20 हज़ार रुपए के मुफ्त में टैक्सेस लगा दिए। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? गरीब आदमी खेमदा साहब मैं आपकी जानिब आऊंगा। अब आप पे भी यही सवाल मैं करना चाहूंगा, क्योंकि जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आपके दोस्त हैं वो तो इल्जाम आप पर धरते हैं। इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है, गुर्बत इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है और जो मकान बनने थे वो तो अभी तक नहीं बने, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो है वो आप पर आयद की जा रही है। अब आप ये जिम्मेदारी खुद लेंगे या आप भी अब तहरीक इंसाफ पे जिम्मेदारी डाल देंगे? देखें इमरान साहब, जब हमारी हुकूमत 2013 में आई थी, हमारे 100 दिनों में जो सर्वे आया था पिलडाट का, वो 62% जो है ना वो हमारे मकबूलियत और हमारे हक में हुकूमत में आया था। उसके साथ 5 साल जितने भी सर्वे आए हुए PMLN की मकबूलियत और उनके का गवर्नेंस और जो हुकूमत साजी थी, जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के काम थे, उसके हक में आ रहे थे। मगर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है जो ये रिपोर्ट आई है 100 दिनों की, 100 दिनों का जो खुद PTI का प्लान था, जो 100 दिनों का इन्होंने दिया था, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और बेशुमार इन्होंने चीज़ें आवाम से की थी, वो सब चीज़ें वो पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ इनका मंशूर कहाँ है? जो चीज़ें ये कहता था, कितने यूटर्न है मैं गिनवाऊँ आपको। आखिरी जो इन्होंने यूटर्न लिया है प्राइम मिनिस्टर ने, इन्होंने कहा था कि MNAs को 15 करोड़ का फंड नहीं देना चाहिए, वो एक रिश्वत है। तो ये रिश्वत भी अपने MNA को उसी कैबिनेट से उन्होंने मंजूर करवा ली है। तो मैं कहता हूं कि ना इनकी कोई साख है, ना इनका कोई, ना इनकी गवर्नेंस। 7 महीने में इन्होंने क्या किया है आवाम देख रही है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। सब तमाम नाकामियां इनके खाते में। इन्होंने नाकामियां छुपाने के लिए चोर चोर का नारा लगाया हुआ है। ना पार्लियामेंट को इज्जत दे रहे हैं, ना कोई काम कर रहे हैं, ना किसी की बात सुन रहे हैं। यहाँ तक कि मैं तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कौमी असम्बली में ये जब भारत की जारहियत हमारे पे हमला हुआ तो हम सब एक हो गए, तमाम पार्टियों ने। मगर वाहिद प्राइम मिनिस्टर था जो अकेला खड़ा था, अपोजिशन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था। जब हमारे कायदीन शहबाज शरीफ साहब अवामी इश्यूज पे बात करते हैं या बिलावल साहब इवन बात करते हैं तो ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर आकर जो
असद उमर ने बात की, आज जो शेख रशीद ने कल बात की है बिलावल साहब के लिए, यहाँ जो ये करते हैं जिस तरह फवाद चौधरी साहब, तो किस कारकर्दगी बेस पे इनको ये मिले नंबर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। पूछ लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं आखिर किस कारकर्दगी पर इनको इतने नंबर दिए जाएं। नदीम कुरैशी साहब, आखिर आपने ऐसा क्या कर लिया 7-8 महीनों में जिसमें आपको बड़े अच्छे नंबर दिए जाएं, और क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर मोदी से हाथ मिलाया जा सकता है, उनसे अमन की बात हो सकती है, ऑपोजिशन के साथ क्यों नहीं बैठते वजीर आजम? इमरान, देखिए मैं तो सबसे पहले तो सर्वे का हवाला जरूर दूंगा। आज पाकिस्तान देखिए हमारे हक की बात नहीं है, एक इंटरनेशनल इदारा एक सर्वे कर रहा है जिसमें 84% लोग इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को और उनकी गवर्नमेंट को अगर 2 से 3 साल मिल गए तो ये चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। आप पुरुमीद लोगों की खुशियों को एक्नॉलेज करें, आप इन मायूसी की बातों की तरफ ना जाएं। और जहां तक अभी मेरे भाई खेलदा साहब फरमा रहे थे, ये कैसे इनकार कर सकते हैं उस बात से कि जो पिछले 30 साल में ये मुख्तलिफ शक्लों में कभी इत्तेहादी बनकर कभी इन्होंने इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स चलाई हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट ली है तो पाकिस्तान 30,000 अरब का मकरूज था हुजूर। 6 अरब रुपया रोजाना मार्कअप देने वाली कौम कैसे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकती है? इन्होंने किसी जगह भी मुस्तकिल मिजाज पॉलिसी मईशत के लिए नहीं अपनाई। पाकिस्तान को एडहॉकिज्म पर चलाया जाता रहा। पिछले साल का बजट डेफिसिट तो 600 अरब रुपए का था। दुनिया में कोई फर्द हो, इदारा हो या कोई स्टेट हो, अगर उसकी आमदन उसके अखराजात से कम होगी तो वो कैसे सरवाइव करेगा? इन्होंने नून लीग का ये कहना है कि जिस हालत में आपको मैशत दी, अब तो मैशत उससे भी नीचे चलेगी। पाकिस्तान की डेट 500 अरब जो रुपए हैं उसमें इजाफा हो चुका हुआ है बड़ा, और 2 ममालिक से जो मदद मांगी थी वो तो बड़ा, नहीं बड़ा कारनामा अंजाम दिया हुआ था कि 22 अरब डॉलर की पाकिस्तान की इंपोर्ट और 64 अरब रुपए की एक्सपोर्ट। आप अंदाजा करें, इंपोर्ट 64 अरब की और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट 22 अरब डॉलर की। जब इतना बड़ा डेफिसिट होगा, बिजनेस डेफिसिट होगा, तो किस तरह से कौम आगे बढ़ेगी? मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्ट्री में पहली बार, पिछली 40 ईयर की हिस्ट्री में देख ले आपके 7 माह में पाकिस्तान पे किसी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग इदारे ने पाकिस्तान को लोन नहीं दिया। ये पाकिस्तान की इकॉनमी अब स्टेबल होने जा रही है। लोगों को एहसास दिलाया इमरान खान साहब ने। यकीन जाने इस सर्वे से अगर आज मंसूर अली खान साहब यहां मौजूद होते तो मैं उन्हें जरूर कहता कि इस सर्वे ने साबित किया कि कौम कह रही है कि मेरे कप्तान आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। मेरे कप्तान, कौम इस बदतरीन घड़ी में भी मजबूती के साथ ये समझती है कि आप उम्मीद की आखिरी किरण कप्तान ने तो कह दिया कि आपने घबराना नहीं है। मेरे कप्तान वज़ीर खजाना ने ये कहा है कि आपने आवाम की चीखें निकलेंगी पहले, लेकिन चीखें निकलेंगी आपने चीखें मारनी नहीं है। कप्तान नहीं कहा वज़ीर खजाना ने। ये कौम कह रही है कि मेरे कप्तान पेशावर सियासत की दुकान को बंद करने का ये आखिरी मौका है, आपने इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना। कौन कह रही है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि मेरे कप्तान महंगाई, गुर्बत, अफलास जो हमें विरसे में मिला, हम इसे लड़ सकते हैं। मुझे आखिरी हिस्से में अब जाना है असद एडवोकेट साहब के पास। असद साहब, एफबीआर के हवाले से कहा जा रहा है कि अब इसमें रिफॉर्म्स लाए जाएंगे और शायद इसको खत्म करके एक और इदारा बना दिया जाए। तो क्या ये सफेद हाथी है? क्या ये स्टील मिल है? क्या ये पीआईए है जिसको खत्म करके दोबारा से बना दिया जाए? क्या कानून इसकी इजाजत दे सकता है या कानून में ऐसे कोई मामला मौजूद हो सकते हैं? देखिए, पार्लियामेंट के पास एक इख्तियार तो कानूनी तौर पे है कि अगर वो किसी डिपार्टमेंट के साथ किसी को बनाना चाहें तो उसको वो बना सकते हैं। कानूनी उसके अंदर कानून साजी करना पड़ेगी। जाहिर है वो फिर एक कोर्ट के चैलेंज होगी, उस मरहले से गुजर के वो अपनी एक खत्मी शक्ल इख्तियार करेगी, लेकिन इख्तियार तो उनके पास है। लेकिन मैं इससे बढ़ के आपको बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट को आप ऑल टुगेदर ख़त्म करके एक नया डिपार्टमेंट करेंगे तो उसमें भी बेशुमार उसी तरह की गलतियाँ और कोताहियाँ और शॉर्ट कमिंग होंगी। मज़ा तब है कि आप जब मौजूदा डिपार्टमेंट के अंदर आप इस तरह की इस्तिलाहात लाएं जिससे एक आम आदमी को फायदा हो। और दूसरी बात यह है कि इस इकोनॉमी का जो सर्वे आया है, सबसे इंपॉर्टेंट आपने ये देखना है कि तहरीक इंसाफ का जो अपना नारा भी था कि वो एक इंसाफ आम आदमी को देने के लिए उसमें क्या इस्लाहात कर रहे हैं। अभी तक इनकी कानून साजी कोर्ट के मामलों में जो बेशुमार केसेस पेंडिंग पड़े हैं, जो इतनी इल्तबा का शिकार रहते हैं, ताहीर जो है वो एक ऐसी बुनियादी जड़ है जिसकी वजह से पूरा एक ढांचा जो है वो एक मुंजमद होने को है। तो वो इनको चाहिए कि उस तरफ इस तरह लाएं, क्योंकि जब तक आप इंसाफ नहीं प्रोवाइड करेंगे ग्रास रूट लेवल पे, आप एक आप देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कोर्ट में चैलेंज करते हैं। किसी का झगड़ा हो जाए, किसी का टेंडर हो, किसी गरीब को नौकरी नहीं मिली मेरिट पे, वो सारी चीजें इवेंचुअली जाके कोर्ट में चैलेंज होती हैं। तो मुझे जरा थोड़े से अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये इनका बुनियादी नारा था जिसपे अभी तक कोई हाथर हुआ काम मुझे नजर नहीं आया।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असद अब्बास एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा नादिर गबोल साहब ने कराची से हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में जाते जाते ये बात मैं कहूँगा कि जो सुहाने ख्वाब इस गवर्नमेंट ने अवाम को दिखाए थे, अभी तक वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर तो नहीं हुए, लेकिन देखना होगा कि क्या इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कोई कोशिश कर भी रही है या नहीं कर रही, या किसी हद तक उनको कामयाबी मिली है या नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।